तो क्या फ्लैट की भी निगरानी की जा रही है? उसकी कहानी ने मुझे परेशान कर दिया था। वो हर वक्त हमारे कुर्बो जवार में मंडलाते रहते हैं। आज सुल्तान शाह उनको चेक करने के लिए सुबह के 4 बजे गाड़ी लेकर निकला तो उस वक्त भी बड़ी बड़ी बेतरतीब दाढ़ियों वाले 2 लहीम शहीम कबायली अपनी कार में उसके पीछे हो लिए। सुबह का सन्नाटा होने के बावजूद उन्होंने सुल्तान शाह को घेरने की कोई कोशिश नहीं की और वापसी में एक बार फिर गायब हो गए। वाकई बहुत रूह फरसा सूरत हाल थी। ऐसा तो नहीं कि वो सुल्तान शाह के खानदान के दुश्मनों में से हो। उन लोगों में खानदानी रकाबतें अजीबोगरीब अंदाज में पुश्त दर पुश्त चलती हैं। मैंने ख्याल जाहिर किया। मैंने भी ये सोचा था, लेकिन सुल्तान शाह ने मेरी तरदीद कर दी। इन इतराफ के लोग इंतकाम से अंधे होकर आते हैं और बराह रास्त मरने मारने पर तुले रहते हैं। इस किस्म की असाब शिकन आंख मचोली खेलना उनकी मर्दानगी और रवायात के खिलाफ है। तुम दोनों फ्लैट छोड़कर चंद रोज के लिए जहांगीर के घर मुंतकिल क्यों नहीं हो जाते? बातों में घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। मैंने संसानियों तक सोचने के बाद कहा, उसकी बीवी का रवैया तौहीन अमेज और नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैं इन लोगों से खौफजदा नहीं हूं बल्कि परेशान हूं और तुम्हें यह बताना चाह रही थी कि कराची में भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे अंदाजा है कि तुम दोनों डरपोक नहीं हो, लेकिन नामालूम लोगों का पुरस्रार रवैया तशवीश का बायस है। यह पता चलना जरूरी है कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। इसके बाद ही उनके बारे में कोई कदम उठाने का फैसला किया जा सकता है। वैसे मैं फौरी तौर पर अव्वल खान के जरिए STF के मुहावजों का बंदोबस्त करा देता हूँ ताकि ये मामला खून रेस तसादुम का रूप न धार सके। मुझे किसी तसादुम की भी फिक्र नहीं है। मौत सिर्फ एक बार और वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर आनी है। इससे पहले कोई किसी को नहीं मार सकता और वक्त आ जाए तो उसे कोई टाल नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त तुम शहर से बाहर हो। मुझे ये कमी बुरी तरह तकलीफ दे रही है। मैं अब जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, लेकिन तुम दोनों गैर जुदलेरी का मुजाहरा करने की कोशिश न करना। पता नहीं कब इन लोगों के तेवर बदल जाए। बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि वो लोग तुम्हारी निगरानी के जरिए किसी और तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ हैं। हो सकता है कि उन्हें मेरी या वीरा की तलाश हो। वो तुम दोनों को हरासा करके हमारा रुख करने पर मजबूर करना चाह रहे हैं। तुम्हारा यह अंदाजा ज्यादा करीने क्यास मालूम होता है। वो पुरजोश लहजे में बोली, कमाल है कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ सकी। मैंने उसे तसल्ली देने के बाद सुल्तान शाह से बात की तो वो अभी मेरी तवील गैर हाजिरी से नाखुश था और उसका जिम्मेदार वीरा को समझ रहा था। उससे गुफ्तगू के दौरान ये पता चला कि उन लोगों का पीछा करने वालों में से बेशतर की वजह का था सरहदी कबायलियों या अफगानों से मुशाबा है। उनके असल कौमी या इलाकाई हैसियत का तयन उनसे बातचीत करने के बाद ही किया जा सकता था, जिसकी नौबत नहीं आई थी। मैंने सुल्तान शाह को उन लोगों से किसी दानिस्ता तसादुम से गुरेज करने का मशवरा देते हुए फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और वीरा के पास आ बैठा। कराची की उस सूरत हाल ने मुझे मुस्तरिब कर दिया था। वीरा भी वो नई कहानी सुनकर फिक्रमंद नजर आने लगी थी, लेकिन अल्बर्टो का मामला इस नहज पर पहुंच चुका था कि हम उसे अधूरा छोड़कर कराची रवाना नहीं हो सकते थे। अगर हालात हमारा साथ देते तो वो मामला इसी रात भी निमट सकता था। गजाला लाख बेखौफ और दलेर सही, लेकिन एक मशरकी लड़की थी। वो जब तक तन्हाई का शिकार रही सब कुछ भूल भाल कर पूरी कुव्वत से अपने हरीफों का मर्दाना वार मुकाबला करती रही। लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरी जात का अज़दवाजी सहारा मुयस्सर आते हुए तेजी के साथ अपनी निस्वानी खोल में सिमट कर एक रवायती औरत बन गई थी जो तहफ़्फ़ुज़ और आफियत के लिए हमेशा अपने मर्द की तरफ देखती है। मैंने हजारों अरमानों और तवील जद्दोजहद के बाद उसे अपनाया था, इसलिए मैं उसकी परेशानी को अपने दिल की गहराइयों में मौजन महसूस कर रहा था। यह मेरा फर्ज बनता था कि मैं अवलीन फुर्सत में कराची वापस पहुंचकर उसके मसाइल का असाला करूं। अव्वल खान कराची से आरज़ी तौर पर इस्लामाबाद आया हुआ था। यह और बात थी कि यहाँ उसे हंगामी जरूरत के तहत अल्बर्टो के खिलाफ मुनज़्ज़म की जाने वाली मुहिम की निगरानी का काम सौंप दिया गया था। उसका कयाम भी अमारत के इसी रहायशी हिस्से में था जिसमें हम दोनों मुकीम थे। उसे जल्द या बदेर वापस आना था, इसलिए हम दोनों उसके इंतजार में मुसलसल जागते रहे। उसकी वापसी देर गए हुई। इस वक्त हमारा वाल क्लाक 1 बजा रहा था। अव्वल खान रोशनी देखकर सीधा हमारे कमरे में चला आया था। उसके चेहरे पर गहरा इज़्मिलाल तारी था। अल्बर्टो और जफर के मामले ने बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। उसने हमारी मिजाज पुरसी के बाद हमें आगाह किया। इस स्कैंडल का इंकशाफ होते ही स्पेशल टास्क फोर्स बदतरीन बल्कि बेरहमाना तनकीद की इज्जत में आ गई है। यह सवाल बड़ी शद्दुमत के साथ उछाला जा रहा है कि अगर हम अपनी ही सफ़ों को दुश्मन के एजेंटों से पाक नहीं रख सकते तो कौमी सलामती के दीगर अहम मामलात में क्या कारकर्दगी दिखा सकते हैं? यह सवाल माकूल है, मैंने कहा, लेकिन उसे उठाने वाले कौन लोग हैं? इब्तदा IB वालों की तरफ से हुई थी। काहोटा से पकड़े जाने वाले बंदरों के मामले की संगीनी को कम करने के लिए उन्होंने ये मसला छेड़ा था। फिर कौमी सलामती से ताल्लुक रखने वाले तमाम इदारे इसी में उलझ कर रह गए। हम लोगों को अपनी सफाई पेश करने में दांतों पसीना आ गया। अगर STF गैर सरकारी तंजीम है तो सरकारी इदारों को इस पर तनकीद का क्या हक? ये काम तो सरकारी पैसे पर चलने वाले इदारों के होते हैं। मैंने वो चुपता हुआ सवाल कर डाला। ये सब रस्मी बातें और कानूनी मोशकाफियां हैं, वरना सब जानते हैं कि STF जैसा बड़ा इदारा सरकारी चशम पोशी, भारी फंड्स और मरबूत वसाइल के बगैर नहीं चलाया जा सकता। बाज़ बदनीयत अफसरान तो इस फोर्स को सरकारी दामादी का ताना भी देते हैं। मेरी दानिश में धमाके से पटने वाले 2 बंदरों का मामला ज्यादा संगीन और फौरी तवज्जो का तालिब था।
जफर या अल्बर्टो तो बहरहाल मैदान छोड़कर भाग ही निकला है। यह सारी मुसीबत हमारे बड़ों ने खुद मोल दी है। अव्वल खान मुतासफाना लहजे में बोला। उन्होंने दूसरों के रद्द-ए-अमल का अंदाजा किए बगैर अल्बर्टो की पूरी कहानी मन्नो-अन्न इजलास में पेश कर दी। जैसे ही ये इंकिशाफ हुआ कि काहोटा से पकड़े जाने वाले बंदर अल्बर्टो के परवरदा थे, बात एकदम बिगड़ गई। खराबी ये हुई है कि वो तीनों पुरस्कार बंदर पकड़ लिए गए हैं, जबकि अल्बर्टो आजाद और रुपोश है। सारा जोर इस बात पर है कि उस जैसा खतरनाक आदमी एक नाकामी पर खौफजदा होने के बजाय चिल्लाकर दूसरा कारी वार भी कर सकता है। हमारे पास इस बारे में मुबहम यकीन दहानियों के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने पेशरफ्त का जिक्र करके उसे हैजान में मुब्तला कर देने से पहले दीगर मजीद मामलात साफ करना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा तरबियत याफ्ता बंदरों का जिक्र छेड़ दिया। तीसरे बंदर की क्या पोजीशन है? तुमने बताया था कि उसके लिए बाहर से कोई माहिर आने वाला था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की ताज़ा दहशतगर्दियों की वजह से बरतानवी माहिर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने से कासिर है और हमारे लोग बेहोश बंदर को लंदन भेजने से खौफसदा है। उन्हें डर है कि दौरान सफर में किसी इत्तेफाकी हादसे की बिना पर वो बंदर भी धमाके से फट गया तो त्यारा ही तबाह हो जाएगा। लोग उसे हाथ लगाते हुए भी डर रहे हैं। उसकी हिफाजत के लिए मातहत हमले पर इंसार करने के बजाय चोटी के 15 माहिरीन दिन रात बंदर की निगरानी कर रहे हैं। वो भी एक भयानक ख्वाब बना हुआ है। बंदरों के बारे में फोन पर मुखबरी करने वाली गैर मुल्की औरत के बारे में भी सोचा जा रहा होगा, क्योंकि वो भी अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या था। जावेद हमारी तरफ से वो बात भी साफ कर दी गई है। वीरा का नाम जाहिर किए बगैर यह बता दिया गया है कि खुद को अमरीकी जाहिर करने वाली फौरन दरअसल हमारी बाकायदा इन्फार्मर थी। ऐसा न किया जाता तो शायद IB वाले सारी कार्रवाई का क्रेडिट खुद ही ले जाने की कोशिश करते और हमारी पोजीशन मजीद खराब हो जाती। इस वक्त अल्बर्टो की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी हमारी इज्जत का सवाल बन गई है। इस बारे में हम अभी बात करते हैं। वीरा ने गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, डैनी ने इस बारे में कुछ तीर मारे हैं, लेकिन इससे पहले हमें कराची के बारे में एक बात कर लेनी चाहिए। कराची के बारे में? अव्वल खान वीरा की बात पर बुरी तरह चौंक पड़ा। कराची में गजाला और सुल्तान शाह को कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं। मैंने बात संभालते हुए कहा, उनका कुछ बंदोबस्त करना है कि ताकुब और फ्लैट की निगरानी का सिलसिला खत्म हो सके। अव्वल खान हमेशा से उन दोनों को भी अजीज रखता था और उस मामले से लाताल्लुक नहीं रह सकता था। उसके इस्तफसार पर मुझे इख्तिसार के साथ वो कहानी दोहरानी पड़ी। अव्वल खान उन लोगों को पकड़वा कर बंद करवाना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि वक्ती तौर पर उन्हें मार भगाना ही काफी था। कराची लौटने के बाद हम लोग असरनो इस मामले का जायजा ले सकते थे। उन्होंने डटाई या हठधर्मी का मुजाहरा किया तो मारे जाएंगे। अव्वल खान ने फोन संभालते हुए उसीले लहजे में कहा, भरे पूरे शहर में ऐसी बदमाशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनमें से एक आध को पकड़कर बाज पुरुष भी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह उनके नामालूम अज़ाइम सामने आ सकेंगे। उनका अब तक का रवैया नाकाबिले फहम और उलझन आमेज है। मैंने कहा, अव्वल खान ने शायद कराची में अपने स्टेशन का नंबर मिलाया था। फोन पर शाहिद नामी किसी शख्स को तलब करने के बाद वो काफी देर तक उसे वाजे और सख्त हदायत देता रहा। उसके अहकामात का निचोड़ ये था कि उस मामले में जरूरत से ज्यादा मुलव्विस हुए बगैर गजाला और सुल्तान शाह को नामालूम बदमाशों के खौफ व हिरास से निजात दिलाकर उनकी मुसलसल हिफाजत का माकूल बंदोबस्त किया जाए। इन हदायत से फारिग होकर उसने अपनी गैर हाजिरी की गैर मुतवक्कत वालिद के बारे में कुछ मुबहम सी ब्रीफिंग दी और फिर फोन बंद करके वीरा की तरफ मुतवज्जह किया। कराची का मामला तो यूं समझो कि निमट गया। शाहिद बहुत फर्ज शनास आदमी, वो इसी वक्त कार्रवाई शुरू कर देगा। अब तुम बताओ कि डैनी ने क्या तीर मारा है और हम अल्बर्टो के खिलाफ क्या कर सकते हैं। ऐसे से काम ले तो हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कागज का रुक्का उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस कागज पर शहबाज खान का दिया हुआ नंबर दर्ज था। मेरी बात पर अव्वल खान की आंखें हैरत और बेअतबारी से फैलकी। उसने कागज के पुर्जे का जायजा लेते हुए पूछा, ये क्या है? ये तो किसी का फोन नंबर मालूम होता है। किसी का नहीं, बल्कि अल्बर्टो की मौजूदा कमीनगाह का फोन नंबर है। वो सेटेलाइट टाउन के किसी मकान में रपोश है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए उसे आगाह किया। खुशी से अव्वल खान का चेहरा खिल उठा और उसने हैरत से पूछा, सच कह रहे हो ना? मैं संजीदा मामलात में मजाक का कायल नहीं हूँ। मैंने पूरी मतानत के साथ जवाब दिया, इस फोन नंबर की मदद से अमारत का सुराग लगाकर धावा बोलना तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन तुम्हें यह नंबर कहाँ से मिल गया? अव्वल खान के लिए मेरी बात पर यकीन करना दुश्वार हो रहा था। उसके नसीब की खराबी या अपने सितारों की यावरी समझ लो। मैं मुस्कुरा कर बोला, मुझे एक राह सूझी थी, उस पर अमल किया तो नतीजे में ये नंबर हाथ लग गया। ये नंबर हासिल करने के लिए डैनी बेचारे को अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ी है। वीरा ने मेरी बात में टुकड़ा लगाते हुए कहा, वरना शहबाज खान तो इससे सीधे मुंह बात करने का भी रवादार नहीं था। ये शहबाज खान कौन है? अव्वल खान की हैरत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। इस्लामाबाद में काबागिरी के एक बड़े अड्डे का मालिक और अल्बर्टो का दोस्त है, मगर उसे जफर ही के रूप में जानता है। तो उसका तजस्सुस दूर करने के लिए मैंने इब्तदा ही से कहानी छेड़ दी। हैरत नाकामयाबी है। अव्वल खान जो हैरत से मुंह फाड़े मेरी कहानी सुन रहा था, मेरे खामोश होने पर बोला था, तुम हर वक्त बेदार मगज रहते हो और पूरी सूरत हाल पर तुम्हारी गहरी नजर रहती है। सच पूछो तो मेरे नजदीक अब्दुल नामी उस बदमाश की कोई अहमियत नहीं थी। मेरा ख्याल था कि वो एक गैर मुतल्लका आदमी था जो तुम्हारी राह में आकर मारा गया, लेकिन तुमने उसके साथ गुजारे वक्त की पूरी कीमत वसूल कर ली है। मजबूरी ऐसे तमाम इम्कानात पर दिमाग सोजी करने पर मजबूर करती है, वरना ये कोई कमाल नहीं है। मुझे भी अचानक ही अब्दुल का ख्याल आया था। उसे मारते हुए मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उसका नाम इस्तेमाल करके कोई बड़ा फायदा उठा सकूंगा। बस शहबाज खान के लिए मेरी कहानी जोरदार साबित हुई थी।
मेरा ख्याल था कि अव्वल खान वो नंबर मिलते ही अल्बर्ट 2 की तरफ कूच करने की तैयारियां शुरू कर देगा, लेकिन फोन पर किसी को इस नंबर पर काम करने का हदायत देने के बाद गहरी सोच में पड़ गया। अब तुम किस सोच में पड़ गए हो? मैंने छेड़ने की कोशिश की। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस इलाके के तफसीली सर्वे के बाद ही अल्बर्ट 2 के फरार की राहें मसदूद की जा सकेंगी और इसके लिए वक्त दरकार होगा। मेरा ख्याल है कि इस दौरान में खामोशी के साथ शहबाज खान को उठा लिया जाए। ऐसी गलती भी नहीं करना, मैंने बुकला कर कहा। तुम इस पर हाथ डालने की क्या जरूरत है? अगर उसने अल्बर्ट 2 को बता दिया कि वो उसका फोन नंबर जख्मी अब्दुल को दे बैठा है तो वो फौरन ही अपना ठिकाना बदल देगा, क्योंकि जख्मी अब्दुल ने उससे राब्ता नहीं किया। अव्वल खान ने कहा, उसे शुबा हो जाएगा कि उसका फोन नंबर किसी गलत आदमी को दे दिया गया है। उसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, शहबाज खान उसे आगाह करने का खतरा मोल नहीं लेगा। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। अगर शहबाज खान खुद अब्दुल से ना मिला होता तो शायद मेरे साथ किसी भी हमदर्दी का मुजाहरा न करता। उसने अपनी दानिश में जफर के एक जान निसार की मदद की है, लेकिन वो जफर से इस बात का जिक्र नहीं करेगा। मैं उसकी हल्फ वाली शर्त के बारे में तुम्हें बता ही चुका हूँ। तुम इतने पुरयकीन हो तो भी इससे एहतियातन उठवा लेने में क्या हर्ज है? अव्वल खान इस बारे में बदस्तूर फिक्रमंद था। हो सकता है कि वो दोनों फोन पर एक दूसरे से बात करते रहते हो। अगर शहबाज खान अचानक गायब हो गया तो उसकी अदम मौजूदगी को अल्बर्ट 2 अपने लिए खतरे की घंटी भी समझ सकता है। हमारी ऐसी किसी कोशिश का कोई उम्मीद अफजा नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी निगरानी कराई जा सकती है। मैं तो इस बार अल्बर्ट 2 की कमीनगाह की कुर्ब जवार से गुजरने वाली ज़ेरे जमीन सीवरेज लाइन को भी अपने जहन में रखूंगा। हर तरफ से राहें मसदूद पाकर वो किसी गटर लाइन में भी उतर सकता है। वह शहबाज खान के बारे में मेरे इस्तदलाल का कायल हो गया था, इसलिए दूसरे मौजू पर आ गया। वीरा बेख्तियार मुस्कुराहट के साथ बोली, गटर की जेरे इस्तेमाल लाइनों में फासद मादों के अलावा इस कदर जहरीली गैसें होती हैं कि उनमें उतरने वाले जिंदा बच नहीं सकते। मालूम होता तुम आज रात कार्रवाई करने के मूड में नहीं हो। मैंने पूछा। मुझे तफसीली मालूमात सुबह ही मिल सकेगी। इस वक्त दफातर बंद होने की वजह से कहीं से कोई बात मालूम नहीं हो सकेगी। तुम नक्शों वगैरह की मुकम्मल स्टडी करने के बाद कल रात के अंधेरे में वहां ऑपरेशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कल दिन भर अंधेरा फैलने का इंतजार किया जाएगा। मैंने हर से पूछा, दिन में दूसरी तैयारियां की जाएंगी? हो सकता है कि मैं अपनी नफरी को कहीं छोटी सी मशक भी करवा डालूं। दिन के उजाले में भारी नकलो हरकत को पोशीदा रखना नामुमकिन होता है। किसी भी खुफिया कार्रवाई के लिए रात का अंधेरा बहुत मावन और मददगार साबित होता है। उसने कहा, अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, हम तो सिर्फ कामयाबी की दुआ कर सकते हैं। मैंने कहा, अल्बर्ट 2 अगर जिंदा पकड़ा जाए तो स्पेशल टास्क फोर्स को सुर्ख रुई हासिल हो सकती है। अव्वल खान मेरी बात का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि फोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। उसने दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद यूं ही कलम और पैड संभाला तो मैं उसके सर पर जा खड़ा हुआ। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वो कागज पर सैटेलाइट टाउन का एक पता नोट कर रहा था, जो अल्बर्ट 2 के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। इसका मतलब था कि पिंडी या इस्लामाबाद में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो अव्वल खान के एक इशारे पर पूरी तनदही से कोई भी कारनामा सर अंजाम दे सकते थे। उनसे फारिग होते अल्बर्ट 2 उठ खड़ा हुआ। अब तुम दोनों आराम करो, मैं अपना दफ्तर आबाद करता हूँ ताकि सुबह के लिए फोन पर कुछ हदायत जारी कर सकूं। लेकिन तुम इस ख्याल में ना रहना कि इस बार मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। आने वाली मुहिम में तुमको पूरी सरगर्मियों से हिस्सा लेना होगा। हमारी वजह से तुम्हारी टीम वर्क में खलल पड़ सकता है। मैंने संजीदगी के साथ कहा, हमें इस मुहिम में शामिल होकर दिली मुसरत होगी, लेकिन हमें जबरदस्ती खपाने की कोशिश न करना। यह हकीकत है कि मैंने अपने कैरियर की तमाम नुमाया तरीन कामयाबियां तुम लोगों के ताउन से हासिल की। उसने दरवाजे पर रुककर ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा, अल्बर्ट 2 की गिरफ्तारी की सूरत में मुझे एक और बड़ी कामयाबी अपने मुंतजिर नजर आ रही। तुम्हारी अब तक की मेहनत के नतीजे में सामने आने वाले हकायक ने स्पेशल टास्क फोर्स की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। हमारे बड़ों को पहली बार ये अंदाजा हुआ है तो आपने जिस ढांचे को नाकाबिल तस्खीर और साजिशों से महफूज तस्वुर करते रहे हैं वो कितना गैर महफूज है। अल्बर्ट 2 की कमीनगाह का फोन नंबर हासिल करके तुमने एक बार फिर मेरा सर बुलंद कर दिया। ये रस्मी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। मैंने खिफत अमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, ये महज इत्तेफाकात ही थे कि हमारी एक टीम बन गई, वरना हमारे रास्ते बादियों नजर में अलग अलग नजर आते थे। वो अपना सर झटकता हुआ हमारे कमरे से चला गया और वीरा एक जहर चिकन अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर दराज होगी। ये अच्छा ही हुआ कि उसने मामला कल पर टाल दिया, वरना आज की रात भी बर्बाद हो जाती। नींद से मेरा दिमाग बुरी तरह बोझल हो रहा है, उसने कसलमंदाना अंदाज में कहा, और मुझे ये ताखीर कराह गुजर रही है। इसका मतलब है कि हमारी कराची वापसी में मजीद एक दिन देर होगी। मैंने कहा, अव्वल खान के इंतजाम के बावजूद उन दोनों की तरफ से फिक्रमंद हूँ। दोनों का नाम बदनाम न करो। गजाला का नाम लेते हुए क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें मालूम है कि मैं सुल्तान शाह को अपने भाई की तरह समझता हूँ। समझने और होने में बड़ा फर्क है। वो शरारत अमेज मुस्कुराहट के साथ बोली, गजाला एक तवील अरसे तक तुम्हारी महबूबा रहने के बाद अब तुम्हारी हकीकी बीवी है। मैं उस उलझने के मूड में नहीं था, इसलिए उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर दूसरी मसारी की तरफ बढ़ गया जो मेरे लिए उस कमरे में डाल दी गई थी। बिस्तर पर दराज होते हुए मुझे ख्याल था कि अव्वल खान फोन पर मसरूफ रहेगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट की घंटियां हमारे सुकून में मुखल होती रहेंगी। लेकिन काफी देर तक डायलिंग के साथ कोई आवाज नहीं सुनाई थी, तो मैंने मुतमईन होकर अपनी आंखें मूंदी।
गालबन हमारे कमरे में रखे हुए इंस्ट्रूमेंट का दफ्तरी नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं था। बिस्तर की नर्म और हरारत आगी आगोश मुयस्सर आती मुझे एहसास हुआ कि मेरा बदन भी आराम का तलबगार था। मैंने कमरे की रोशनियां गुल करके मध्यम रोशनी वाला बल्ब ऑन किया और थोड़ी ही देर में नींद के मुलायम और दलदली वादियों में उतरता चला गया। सायरन की तेज चीख की वजह से मेरी नींद उचाट होगी। कई बार सर झटकने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे सरहाने की तबाही पर रखे हुए फोन की घंटी बोल रही थी। मैंने नागवारी के साथ वाल क्लॉक के रोशन डायल पर निगाह डाली तो वहां सुइयां सुबह के 4:15 बजने का ऐलान कर रही थी। घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने बेजारी के साथ रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से गजाला की नींद के असरात से आ रही आवाज सुनकर मेरा ज़हन फौरन ही बेदार हो गया। मालूम होता है मैंने तुम्हें गहरी नींद से बेदार किया है। मेरी आवाज सुनकर गजाला ने सही अंदाजा लगाया था। सब चलता है, ये बताओ कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो और इस वक्त फोन क्यों किया है? मालूम होता है तुम्हारे एमा पर यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स वाले हरकत में आ चुके हैं। अव्वल खान ने 1:30 बजे के करीब अपने किसी आदमी को हदायत दी थी, लेकिन इस वक्त तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या मजीद कोई गड़बड़ हो गई है? मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लैट के कुर्बो जवार में कोई कार्रवाई करके उन बदमाशों को भगा दिया गया है, क्योंकि अब से आधे घंटे कबल उनमें से किसी ने यहाँ फोन किया था। वह बहुत गुस्से में था और उसने सुल्तान शाह से बहुत तलख कलामी की है। तुम उसी से बात कर लो। गजाला ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया बगैर फोन सुल्तान शाह के हवाले कर दिया। इस असना में मैं देख चुका था कि वीरा भी बिस्तर पर बड़ी नीम वहां आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। किसका फोन है? उसने हिले बगैर सवाल किया और मेरा जवाब सुनकर दूसरी तरफ करवट बदलकर दोबारा सोने की कोशिश में मसरूफ हो गई। सुल्तान शाह ने खैर खैरियत के तबादले के बाद मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा यह था कि उन लोगों को दरअसल मेरी ही तलाश थी। उन्होंने उसका कोई सबब नहीं बताया था, लेकिन फोन करने वालों ने 2 ठोक अल्फाज में यह धमकी दी थी कि उन लोगों की हमायत में मैदान में उतरने वाले उन्हें नहीं बचा सकेंगे। वो मौका मिलते ही गजाला को उठा ले जाएंगे और इसे इलाका गैर के किसी अरबाब या सरदार के हाथों बेच देंगे। ये बात वाज़ेह थी कि गजाला को अगवा करने और फिर फरोख्त करने वाली बात किसी दुश्मनी की पैदावार थी। उसकी बिना पर उन नामालूम लोगों के असल अज़ाइम के बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती थी। काबिल गौर नुक्ता यह था कि वो मेरी तलाश में सरगर्दां थे, लेकिन उसकी वजह सुल्तान शाह को नहीं बताई थी। सुल्तान शाह से बात करने वाले अपने लबो लहजे की बिना पर अफगान मालूम हो रहे थे। मैंने अपने ज़हन पर लाख जोर डाला, लेकिन याद न कर सका कि सेठ हबीब जवानी वाली माफिया के अलावा ऐसे लोगों से मेरा कहाँ वास्ता पड़ा था, और अगर वो माफिया से लेन देन करने वालों में शामिल थे तो मेरी दानिश में उनके ऐसे जारहाना रवैये का कोई माकूल सबब नहीं था। वो मामलात हबीब जवानी खुद ही निपटा रहा था। मेरी तो बस चंद पाउंडों वगैरह से मुलाकात थी और इनसे मेरे मरासम में कभी कोई तलखी नहीं आई थी। गजाला के बारे में उनकी धमकी को सही समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने सुल्तान शाह से पूरी सूरत हाल समझने के बाद कहा, मेरी वापसी तक अपने फ्लैट ही में महदूद रहना। वो उसे एक बार गैर इलाका में ले गए तो उसे वहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। जरखरीद औरतों के बारे में कबायली बहुत तुंदकू और जिद्दी साबित होते हैं। उनमें से कोई दोबारा फोन कर बैठे तो उसके मुतालबात मालूम करने की कोशिश करो। तुम कह सकते हो कि वो लोग तुम्हारे जरिए अपने मुतालबात मुझ तक पहुंचाकर जवाब हासिल कर सकते हैं। मैंने आज भी कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से के आलम में अपनी ही बकता रहा। उसने मेरी कोई बात सुनने या समझने की कोशिश नहीं की। मैं अगली बार फिर कोशिश कर लूंगा, सुल्तान शाह ने जवाब दिया। यहाँ अल्बर्ट 2 वाला किस्सा कल रात तक निमटने की उम्मीद है। इसके बाद मैं वक्त आया कि बगैर पहली परवाज से कराची पहुंचने की कोशिश करूंगा। वैसे और क्या हाल चाल है? मेरा ख्याल है कि मुझे एक और बात भी तुम्हारे कान में डाल देनी चाहिए। उसकी मुतरद्दिद आवाज उभरी। तुम्हारे लिए हांगकांग या मकाऊ से 2 बार फोन आ चुका है। दोनों बार तुम्हारे और वीरा के बारे में पूछा गया था। अपने सरसरी सवाल के जवाब में मिलने वाली उस गैर मुतवक्का इत्तला ने मुझे चौंका दिया। ये कब की बात है? पहला फोन तो तुम्हारी रवानगी के अगले ही दिन आया था, दूसरा फोन कल शाम आया था, लेकिन तुम लोगों ने अब तक उसका कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि इस दौरान में मैं कराची फोन करता रहा हूं। मैंने कदर बरहमी के साथ सवाल किया। गजाला ने मना कर दिया था। वो तुम्हारी वापसी का इंतजार करना चाह रही थी। हम शुतर मुर्ग नहीं है जो रेत में मुंह डालकर तूफान थम जाने का तसव्वुर कर लें। मालूम होता है तुम दोनों अब खुद को मुझसे बेहतर या अफजल समझने लगे हो। मैंने उसे फटकार दिया। तुम्हारी गैर हाजिरी में मुझे गजाला की दिलजोई के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। मेरी बरहमी पर सुल्तान शाह के लहजे में बेचारगी से मटाई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हांगकांग या मकाऊ की काल थी? उसे क्या जवाब दिया गया था? मैंने फोन पर बात बढ़ाने से गुरेज करते हुए तुरश लहजे में पूछा। दोनों बार चीनी लबो लहजा में अंग्रेजी बोलने वाली एक ही आवाज सुनाई दी थी और मखसूस इंटरनेशनल टून वाली वो कॉल्स गजाला ही ने वसूल की थी। वो मुझे तफसीलात बताते हुए बोला। पहली बार उसके रॉन्ग नंबर कहने पर फोन बंद कर दिया गया। दूसरी बार ये जवाब सुनकर नंबर दोहराया गया तो गजाला ने कह दिया कि उसने हाल ही में ये खाली मकान किराए पर लिया है। अगर डैनी और वीरा नाम का कोई जोड़ा इस मकान में रहता था तो उसके आने से पहले ही मकान खाली करके कहीं और मुंतकिल हो चुका था। इस बार मजीद बहस के बगैर फोन बंद कर दिया गया। फोन करने वाले से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। मैंने सवाल किया। नहीं, गजाला का ख्याल था कि उसकी जात में दिलचस्पी लेकर वो उसके ज़हन में शुबहात पैदा कर सकती थी। उसे खदशा है कि कहीं अब डान कवांग फू ने तुम्हारी तलाश शुरू न करती हो। अब मेरी दी हुई हदायत गिरा में बांध लेना। गजाला से वापसी पर ही बात होगी। फोन बंद करने के बाद मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। कमरे में वीरा दोबारा सो गई थी।
और मैं रोशनी करके उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए शब ख्वाबी के लिए पहनी हुई शलवार कमीज पहनकर उस ख्वाबगाह से बाहर निकला। वक्त गुजारी के लिए मैं उस इमारत के अगले हिस्से में गया तो एक कमरा रोशन और खुला हुआ था। मैं अव्वल खान की मिजाज पुरसी के लिए ही बेधड़क उसी तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे ठिठक कर अपनी जगह रुक जाना पड़ा, क्योंकि उस कमरे में अव्वल खान के साथ मजीद 4 अफराद मौजूद थे। मेरे लिए वो चारों ही चेहरे अजनबी थे। वो अव्वल खान के साथ मुतअद्दिद नक्शों और फाइलों के मुताले में गर्क थे। अव्वल खान ने शायद अपनी छठी हिस्स के जेरे असर सर ऊपर उठाया तो खिलाफे तवक्का मुझे दरवाजे पर मौजूद पाकर उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत फैल की। तुम अभी तक जाग रहे हो? उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए तहय्युर अमेज लहजा में कहा। आओ अंदर आ जाओ। इत्तेफाक से कुछ मतलूबा रिकॉर्ड हाथ आ गया था। हम लोग इसी में उलझे हुए थे और अव्वल खान की तकलीद में बकिया चारों अफराद ने भी मुअद्दब अंदाज में अपनी कुर्सियां छोड़ दी थी। इनमें से 2 अव्वल खान के मातहत थे, तीसरा भिंडी के बल्दियाती इदारे का रिकॉर्ड ऑफिसर था, चौथा इसका पीए था। अव्वल खान की ख्वाहिश पर उन दोनों को नींद से उठाकर मुतलका रिकॉर्ड समेत वहां लाया गया था, लेकिन वो दोनों ही अहमियत मिलने पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। मुझे उनसे मुतारफ करवाने के बाद अव्वल खान एक अलग कमरे में ले गया और हंसते हुए बोला, शायद हबीब जवानी के दफ्तर से निकलने वाला जेर जमीन रास्ता अभी तक मेरे दिमाग पर छाया हुआ है। जो मैं सेटेलाइट टाउन में भी ऐसे इम्कानात पर गौर कर रहा था। वहां की सबसे बड़ी कटर लाइन का कुतर सिर्फ 2 फुट है और इसमें से किसी आदमी के जिंदा गुजरने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेज पर तो बहुत से कागजात और नक्शे बिखरे हुए हैं। वो इस इलाके में किताती इराजी की तकसीम और सड़कों गलियों वगैरह के महल्ले वकूफ से मुतालिक है। अब तक जो सूरत सामने आई है उसके मुताबिक हम 30 मकानों के एक ब्लॉक को चारों तरफ से घेर कर अल्बर्टो की तमाम राहें मसदूद कर सकते हैं। कल उसकी कमीनगाह की अंदरूनी साख के नक्शे भी आ जाएंगे। इमारत के मकीनों और कुर्ब जवार के बारे में भी इत्तला मौजूद होंगी। मेरा ख्याल है कि दोपहर तक हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी।